हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी क्योंकि सोक्रेटिस की वीडियो पढ़ने के बाद इट इज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जब हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई विल लाइक टू प्रॉमिस यू ऑल कि अब जो वीडियोज़ होंगी वन डे छोड़ के आएँगी ताकि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो जैसे आपको पता है हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ रहे थे। अब वेस्टर्न का मतलब होता है द आइडियाज़ जो कि वेस्ट साइड से ओरिजिनेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल थॉट मतलब एक तरीके का सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है वेस्ट में और उसके बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो सोक्रेटिस थे, मतलब उन्होंने पूरा बेस दिया। उन्होंने बोला कि जो सोफिस्ट थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो सोफिस्ट थे, वो कह रहे थे कि अपने इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचो रेदर देन थिंकिंग अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। पर सोक्रेटिस बोलते थे अगर ऐसा होगा, जब एथेंस और स्पार्टा का वॉर हुआ तो ये जो सोफिस्ट थे, जो अपने केवल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, वो जाके स्पार्टा की साइड मिल गए और इसकी वजह से एथेंस बहुत ही बुरी तरीके से हारा पेलोपोनेशियन वॉर में। तो अब प्लेटो बोलते हैं कि मैं तो उनसे इंस्पायर्ड हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि जो प्लेटो हैं, जब वो एग्ज़िस्ट कर रहे थे सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस प्लेटो को बहुत ही बड़े टीचर थे। अब प्लेटो जब एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो एक ग्रीक फिलॉसफर हैं, जो कि सोक्रेटिस के एक बहुत ही जाने-माने छात्र थे। अब सोक्रेटिस क्यों ये सारी थ्योरीज़ देंगे, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्यों देंगे, उन्होंने फिलॉसफर किंग के बारे में क्यों बात की, ये थ्योरीज़ हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो सोक्रेटिस जो थे ना वो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे थे जहाँ पे एथेंस हारा हुआ था। किससे? स्पार्टा से। क्यों? क्योंकि जो स्पार्टियंस थे उनके साथ मिल गए थे सोफिस्ट जो कि कहाँ के थे? ग्रीक के, एथेंस के थे। वहाँ पे वो मिल गए, करप्शन हुआ और स्पार्टा जो है वो उभर के आया, जीत गया। अब जब प्लेटो एग्जिस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी था, जो एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम पे एथेंस में, उससे वो सैटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी द रिपब्लिक। उन्होंने रिपब्लिक जो बुक थी उसमें डिवाइड किया सोसाइटी को 2 तरीके से। कौन-कौन से तरीके थे? पहले मास्टर्स होंगे और दूसरे जो लोग होंगे वो होंगे स्लेव्स, ठीक है? दूसरे होंगे स्लेव्स। अब क्या होगा, उनका जो मेन कंसर्न था कि किस तरीके से हमें एथेंस को ग्लोरी दिलानी है क्योंकि एथेंस वाज़ वेरी फेमस। तो उन्होंने कहा प्लेटो ने कि हमें एक आइडियलिस्टिक स्टेट क्रिएट करना है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक आइडियलिस्ट स्टेट और रियलिस्टिक स्टेट? आइडियलिस्टिक स्टेट वो होता है जहाँ पे जो रियल चीज़ें होती हैं, उनको इग्नोर करके हम एक टॉप नॉच स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे खामियाँ बहुत ही कम हैं और खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको बोलते हैं यूटोपियन विज़न। मतलब जो है वो सही नहीं है, क्या होना चाहिए उसको लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। पर क्योंकि एथेंस जो था वो बहुत ज़्यादा वॉर के बाद इतना ग्लोरी में नहीं था। तो जो एथेंस था उसमें जो भी छोटे बहुत चेंजेज़ आएँगे या फिर जो यूटोपियन विज़न को इम्प्लीमेंट करने का आइडिया है, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल लगा, बहुत रिवॉल्यूशनरी लगा। ठीक है? अब इंस्पायर्ड किससे हुए प्लेटो? पहले तो वो पाइथागोरस से इंस्पायर्ड हुए। पाइथागोरस से कैसे इंस्पायर्ड हुए? कि पाइथागोरस ने बोला था कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द perpendicular square of the base square and the perpendicular square। तो हाइपोटेन्यूस उन्होंने बोला कि हर चीज़ जो है वो प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करती है। उसी पे उन्होंने दिया था कि जो हमारी सोल है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। कैसे? एक रीज़न के बेस्ड पे, ठीक है, जो कि लॉजिक को फॉलो करता है। दूसरा हमारा जो है वो स्पिरिट के बेस्ड पे हमारी सोल डिवाइडेड है, ठीक है, जो कि हमारे इमोशंस को फॉलो करता है। और तीसरे लोग वो हैं जो कि एपेटाइट, मतलब जिन्हें क्या चीज़ चाहिए, लस्ट है जिन्हें चीज़ों की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। तो इन्होंने सोल को 3 तरीके से डिवाइड किया और उन्होंने कहा हमें जब आइडियलिस्टिक स्टेट क्रिएट करना है ना, तो हमें इन 3 तरीके के लोगों को काम बाँटने होंगे, ठीक है। रीज़न वाले लोग जो होंगे वो रूलर्स बनेंगे, जो गवर्न करेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे। जो स्पिरिट और इमोशंस वाले लोग होंगे वो सोल्जर्स बनेंगे ताकि उनमें करेज है और वो डिफेंड करेंगे कंट्री की टेरिटरी को। और जो एपेटाइट और लस्ट है वो प्रोड्यूसर क्लास हैं जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, तो ये इस क्लास से बिलोंग करेंगे। तो उन्होंने सोल किस तरीके की है एक इंसान की, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, काम डिवाइड कर दिया। कि किस बेसिस पे किया? पाइथागोरस थ्योरम में, कि हर चीज प्रोपोर्शन में है। तो पहला इन्फ्लुएंस कौन था? पाइथागोरस। सेकंड आते हैं परमेंडीज, ठीक है। कौन आते हैं? परमेंडीज। दूसरा जो आइडिया था वो था परमेंडीज का। परमेंडीज दूसरे
लोग थे, दूसरे इंसान थे जिससे वो क्या हुआ था, इंस्पायर हुआ था। अब ये लिखना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसेस ऑन प्लेटो। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा पार्मेनिडेस। इसमें क्या बोला गया था, उन्होंने दी थी आइडिया ऑफ परमानेंस। उन्होंने बोला कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में वो कुछ भी परमानेंट नहीं है। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। हर चीज इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ फॉर्म तो उन्होंने दिया था। आइडिया ऑफ परमानेंस की बेसिस पे आई थी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, हर चीज एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंज होती रहती है। अभी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जब पढ़ेंगे ना तो हम एलिगोरी ऑफ केव्स भी पढ़ेंगे। बाकी आप ये इतना ध्यान रखो कि जो परमेंडीज थे उन्होंने आइडिया ऑफ इम्पर्मानेंस दिया, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो परमानेंट नहीं है। अगर आज खुशी का माहौल है तो कल कुछ ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि जब आप दुखी हो जाओगे। जो हर चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है। ठीक है, तीसरे जो इन्फ्लुएंस थे वो थे हेराक्लाइटस। उन्होंने बोला था कि चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उन्होंने भी यही बोला था कि जो चेंज है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। मटेरियलिस्टिक जिंदगी जो गुजार रहे हैं वहां पे आपको चेंज हमेशा देखने को मिलेगा, नो मैटर व्हाट। अब चौथे इन्फ्लुएंस जो थे वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंस थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने आपको, देखो मैंने बताया था, नॉलेज इज वर्च्यू बोला था। ठीक है, नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो नॉलेज है वो वर्च्यू है। ठीक है, मतलब ये था कि उन्होंने बोला आई नो नथिंग। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी, इसीलिए वो बोले जाते थे वाइजेस्ट मैन अलाइव। क्योंकि उन्होंने कहा था क्योंकि मैं इतना इग्नोरेंट हूँ, मुझे एक ही चीज पता चल रही है। सपोज मैं बता रही हूँ ये आपका एक ट्राइंगल है। ठीक है, सॉरी, नॉट अ ट्राइंगल, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज अ टेडी बियर। ठीक है, जो चलो ये टेडी बियर टाइप का है। ठीक है, दिस इज अ टेडी बियर। और आपको मैंने बोला कि आप आंखें बंद कर लो और मुझे बताओ ये क्या है। तो जो भी उसका ईयर टच करेगा वो बोलेगा टेडी बियर थोड़ा सा कर्वी टाइप का है। जो भी इसको लेग करेगा वो कहेगा ट्रायंगल टाइप का है। जो भी इसको पेट करेगा तो कहेगा रेक्टेंगल टाइप का है। आंखें करेगा वो कहेगा कि उभरी उभरी कोई चीज है। तो जितनी आप लाइट जिस चीज पे आप डाल रहे हो, जिस चीज से आप एक्सप्लोर मतलब एक्सपोज हुए हो, आपको वही नजर आएगा। अगर आप पूरा, जब तक आप अपनी आंखें खोल के पूरे टेडी बियर को नहीं देखोगे तो आपने जो चीज आंखें बंद किए हुए इग्नोरेंस में देखी है आपको वही चीज लगेगी सही है। ये थी उनकी जो थी थ्योरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज से ही आप एक वर्च्यू अटेन कर सकते हो। फिर कुछ चीजें आई, देखो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जैसे ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सॉक्रेटिक। मतलब जो भी चीज प्लेटो ने बोली वो सॉक्रेटिक भी है, क्योंकि सोक्रेटिस से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। प्रोफेसर मैक्सी ने बात बोली, हम क्रिटिसिज्म्स वगैरह में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर बोला था कि जो भी हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, आइदर यू कैन बी प्लेटोनिक और यू कैन बी नॉन प्लेटोनिक, बट यू कैन बी अ प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक। मतलब आप उनको सपोर्ट कर सकते हो या उनको अपोज कर सकते हो प्लेटो को, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ठीक है, अब उनके जो मेथड्स थे, जैसे हमने पढ़ा था एनालॉजिकल मेथड, मतलब उन्हें सिमिलैरिटीज देख रहे थे दो चीजों में। डिडक्टिव मेथड में वो एक ब्रॉड चीज लेके आ रहे थे, फिर उस पर डिस्कशन हो रहा था। वही डिस्कशन से जो सार निकलता था तो उन्होंने अप्लाई किया एक स्पेसिफिक चीज पे। जैसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन है तो बहुत सारी क्लास में वो डिवाइड कर देंगे, और वो क्लास कैसे पता चलेगी, थ्रू डिफरेंट टेस्ट। एक आता है टेलीलॉजिकल मेथड। टेलीलॉजिकल मेथड में उन्होंने बोला था, और हमने एथिक्स में भी पढ़ा है, कि एंड रिजल्ट इज द वन दैट मैटर्स। उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, मीन्स आपने क्या अपनाया है डजेंट मैटर। हिस्टोरिकल मेथड वो था कि कोई चीज हिस्टोरी मतलब पास्ट में हुई हो और उसको हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट जो हम आज बना रहे हैं। जैसे कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एक थ्योरी थी इनकी, वो हम पढ़ेंगे। आइडियलिज्म ऑफ प्लेटो कैसा था, एक वर्क था आइडियलिज्म ऑफ प्लेटो। ठीक है, वो बोलते थे कि जो फिलोसफर किंग होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा जानता होगा, वाइज होगा, उसके पास सब चीज होगी, नॉलेज होगी, लोगों के बारे में सोचेगा, वो आएगा और वो ही क्या करेगा, एक कंट्री को गवर्न करेगा। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोली थी। फिलहाल हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन में हमें यही पढ़ना है कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के और टीचर थे एरिस्टोटल के। तो हमने पिछले लेक्चर में भी यही पढ़ा था। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे जो था पूरी बाद में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है इन्हीं के क्रिटिसिज्म से इवॉल्व आया। रिपब्लिक जो थी इनकी बहुत ही ज़्यादा मेजर काम था। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में इन्होंने बताया था कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इम्परफेक्ट है और बदल रहा है। द रियल वर्ल्ड इज इन द फॉर्म्स आइडियाज इटर्नल परफेक्ट एंड अनचेंजिंग। जो आइडियाज हैं वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो परफेक्ट हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो आइडिया एग्जीक्यूशन हो रहा है इन द थ्योरी ऑफ फॉर्म, सपोज यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट क्रिएटिंग अ कंप्यूटर, तो आइडिया तो एग्जिस्ट करता था तभी तो कंप्यूटर एग्जिस्ट किया है। that thought is original, that thought is unchanging, but now जब कंप्यूटर आ गए हैं तो कंप्यूटर के बाद इवॉल्व होके सुपर कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, तो वो जो मटीरियलिस्टिक फॉर्म है उस आइडिया की वो बदल गई है। आइडिया सेम है। पॉलिटिकल लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ट्रूथ, इन सब के बारे में बात की। यहीं पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी एलिगरी ऑफ केव्स। ठीक है, एलिगरी ऑफ केव्स की थ्योरी में बताऊंगी क्या होती है। उन्होंने क्या बोला था कि एक केव थी बहुत बड़ी सी, सपोज यहाँ पे केव है, यहाँ पे एक पत्थर रखा था और यहाँ पे पत्थर के ऊपर से कुछ चीजें दिखाई जा रही थी लोगों को जो चेन से बंधे हुए लोग थे। तो यहाँ पे शेडो पड़ रही थी, तो उन्हें वही चीज दिख रही थी जो कि यहाँ पे शेडो में दिख रही। पर एक इंसान जो था उसने अपनी क्रिटिकल रीजनिंग से, अपने लॉजिकल माइंड से क्या किया कि अपनी चेन को तोड़ दिया और वो बाहर निकल गया दुनिया देखने। तब उसने अपनी दुनिया एक नॉलेज के क्रिटिकल रीजनिंग से बिना इग्नोरेंट हुए देखी, तो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही सॉ इन द केव। तो यही बताया जा रहा है कि एक इंसान जब अपने इग्नोरेंस की उभर के आता है, क्रिटिकल रीजनिंग करता है एंड ही ब्रेक्स थ्रू द चेन ऑफ इग्नोरेंस, तो उसको जो पर्सपेक्टिव होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। इट वॉज शोन इन द थियोरी एलिगरी ऑफ केव्स विच इज अ पार्ट ऑफ द थियोरी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स किस तरीके से चेंज हो रही हैं, राइट, ओपिनियन कैसे चेंज हो रहे हैं। देन ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट क्या था? अब उन्होंने जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने बताया था कि जो उन्होंने सोल्स को क्या किया, उन्होंने सोल्स को क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने बोला था कुछ होती हैं सोल्स जो कि बहुत ज़्यादा करेजियस होती हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, सोल्जर्स होना चाहिए। कुछ लॉजिकल सोल्स हैं जिन्हें फिलोसफर किंग बनना चाहिए और वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक स्टेट को गवर्न कर सके। और लास्ट में जो थी वो प्रोड्यूसर क्लासेस थी, जिन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को छोड़ दें, पर वो मटेरियल नीड्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड करने चाहिए। तो उस पे बेसिस थी ये थ्योरी ऑफ सोल। ठीक है, एक आइडियल स्टेट की बात करी थी। और जस्टिस जो होगा वो हर एक क्लास अपना अपना ड्यूटी प्रॉपरली करेगी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर टाइप का। फिलोसफर किंग जो था, he should be truthful, he should be wisdomous, and are best suited for the role of rule. Only a philosopher king जो होते थे वो स्टेट को गवर्न कर सकते हैं राइटफुली एंड जस्टफुली, बिकॉज उन्हें पता है कि उनमें लॉजिक है, रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ही शुड नॉट रूल फॉर पर्सनल गेन बट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। हर किसी के वेलफेयर के लिए समझना चाहिए। वैसे यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स आएगी आगे, जो इसमें नोट्स में नहीं लिखी हुई है, बट आई विल बी टेलिंग यू ऑल दिस इन डिटेल। ठीक है, तो फिर उन्होंने एजुकेशन इन दी आइडियल स्टेट बोला। एजुकेशन जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। रूलर्स जो होंगे वो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जैसे म्यूजिक, जिमनास्टिक्स, मैथमेटिक्स, डायलैक्टिक और फिलोसफी में कितना उनको आइडिया है उसके बेसिस पे सिलेक्ट होंगे। एजुकेशन जो होगी इट शुड बी फॉर्मिंग वाइज एंड वर्चुअस लीडर्स, क्योंकि एजुकेशन इज द मेन थिंग जहाँ पे आपको पढ़ाई करके पता चलता है एंड प्रैक्टिकली आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो इन द मेकिंग योर स्टेट ग्रेट अगेन। व्यूज ऑन जस्टिस क्या थे? जस्टिस, हार्मनी ऑफ द इंडिविजुअल विद द स्टेट, दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए। स्टेट में ईच क्लास जो है उसका खुद का एक एक काम होता है। इंडिविजुअल जो होता है, रीजन रूल्स द स्पिरिट एंड स्पिरिट रूल्स द एपेटाइट। अगर आपका जो रीजन है वो आपकी स्पिरिट को रूल करेगा और जो रूल स्पिरिट है वो आपकी एपेटाइट मतलब आपके इमोशन को रूल, वो आपके एपेटाइट मतलब कि आपके लस्ट को रूल करेगा। क्या? इमोशंस आपके रीजन से आपके इमोशन कंट्रोल रहेंगे और इमोशन से आपकी लस्ट कंट्रोल रहेगी।
और ये सब जो होगा एक जस्टिस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे प्लेटो के? अब कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे प्लेटो के? उन्होंने आइडिया दिया एक आइडियल स्टेट का। ही गेव द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। उन्होंने बोला फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को और जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ की थ्योरी है वो हम फिर से पढ़ेंगे पार्ट 2 में। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल थिंकर्स जो बेस बनाते हैं बाद में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स उभर के आते हैं। क्रिटिसिज्म्स ये था कि उनका जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी ऑफ सोल था, वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था और रिजिड था और ही गिव्स लेस इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल फ्रीडम। वुमेन के बारे में भी उन्होंने बहुत बात की कि वुमेन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। इस क्लास स्ट्रक्चर जो था वो वर्थ और एबिलिटी के बेस पे था, नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एंड उनका जो कॉन्सेप्ट था फिलोसफर किंग का वो अथॉरिटेरियन रूल की तरफ चला जाता है। जैसे हिटलर गॉट इंस्पायर्ड, उन्होंने बोला कि भाई मैं इडियोलॉजिकल हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा, तो एक तरीके का मिस नॉर्मन भी क्रिएट हो सकता है, मिस अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पर कंक्लूजन में यही है कि प्लेटो एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉर्मल पॉलिटिकल थ्योरी। उन्होंने बिलीव किया दैट जस्टिस, रीजन एंड कॉमन गुड should be based on politics should be based on all these principles. Though his ideas are idealistic, they continue to inspire debates on the justice, governance, and role of the state in the human life. See, these are just the overview sort of things. कुछ ऊपर पढ़ा है सही से, बट देयर वुड बी पार्ट 2 जहाँ पे हम थ्योरी ऑफ जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ पढ़ेंगे, फिर हम क्रिटिसिज्म्स पढ़ेंगे उनके पर्टिकुलर ऑथर ने, और जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। वेट फॉर पार्ट 2 एंड प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज। थैंक यू।